गुड मॉर्निंग दोस्तों। नया दिन और एक नई शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ और फिर देते हैं आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग ऑलरेडी मैंने आपको विश कर दिया है। और ये है मेरा नया अपार्टमेंट जो मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो आप उल्टे सीधे सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे करते हो, अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो ये है गाइस मेरा छोटा सा 1 BHK अपार्टमेंट। ये मेन डोर है और उसके बाद ये, इसको आप एक छोटा सा हॉल बोल सकते हो। और ये शॉवर है, टॉयलेट है। और उसके बाद ये एक बेडरूम है जहाँ पे एक डबल बेड है। और ये बाहर की अभी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। आज वैसे मौसम बड़ा साफ़ है, देखो जैसा कि नज़र आ रहा है सनलाइट आपको। और उसके अलावा सामने वो एक छोटी सी मार्केट है। और उसके अलावा हर जगह सुनो ही सुनो आपको नज़र आएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ये जितने भी अपार्टमेंट हैं यहाँ पे सारे के सारे अभी न्यू बने हुए हैं, नया कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल। और ये उसके बाद आते हैं हम किचन में। तो ये है किचन। इसकी मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुकिंग मुझे नहीं आती है। और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी है, ऑलिव ऑयल है, चाय है, कुकीज़ वगैरह पड़ी हैं। और कुछ फ्रूट्स, अंडे और मशरूम, केक और रेड पेपर, ऑरेंज, ये सब पड़ा है। यहाँ पे भी कुकीज़ है, कैंडल है, क्योंकि कभी कभी लाइट चली जाती है। अभी यूक्रेन में यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। और ये है अभी बालकोनी, ये कपड़ा सुखाने के लिए। और ये जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बिल्कुल सफ़ेद और स्नो, बर्फ़ की चादर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। ये बालकोनी है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। अभी धूप थोड़ी देर में आ जाएगी तो सनलाइट ले सकते हो। यूरोप में धूप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो धूप की सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों को धूप नसीब नहीं होती है। बात ये है। अब बात करते हैं मुद्दे की। अपार्टमेंट आप लोगों ने देख लिया, मैं भी नई लोकेशन पे आ चुका हूँ। बहुत से लोग पूछेंगे इसका रेंट कितना है, तो रेंट मैं आपको नहीं बताऊँगा। बस आप इतना मान लीजिए कि बेंगलोर में जिस बजट में आपको एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे 3 BHK अपार्टमेंट मिलेगा, ऑलमोस्ट उतना ही इस अपार्टमेंट का है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लेना। बेंगलोर जो है इंडिया की आई थिंक की सबसे महंगी सिटी मानी जाती है, IT हब है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि लोगों के घुमा फिरा के एक ही सवाल आते हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव हों या फिर मेरे फ्रेंड्स हों या फिर आप लोग हो, ऑलमोस्ट सबके सेम क्वेश्चन होते हैं कि यूरोप आने का पैसा कितना लगेगा। तो पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यूरोप आने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। बाहर ठंड है, किचन में बैठ के वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे ये हीटर लगा होता है जिसकी वजह से घर का जो टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बॉयलर है, यहाँ से आप किचन का और अपने बेडरूम का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं अब हम लोग मुद्दे की। मुद्दा जो है मैंने आपको बता दिया। अब है ये कि पैसा कितना लगता है। तो पैसे से ज़्यादा यूरोप आने के लिए पैसा आज सबके पास है, लेकिन वो अलग बात है कि आप पॉकेट से निकालते नहीं हो। तो अब चीज़ ये है कि भाई यूरोप अगर आपको आना है तो एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि सर इंग्लिश नहीं आती है, पैसा आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने से आपको इंग्लिश नहीं आ जाएगी, ना आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना मैं किसी तरह की ब्राइब्स देता हूँ ना मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अब सीधे आते हैं पॉइंट पे। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, यूरोप आने का 2 तरीका है। अब बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत बुरी है, मैं फैमिली में अकेला कमाने वाला हूँ, और इस तरह के मेरे पास मेल मैसेजेस डेली जो है दर्जनों भर के आते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई अब सबको मैं फाइनेंशियली हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ। मैं करता हूँ अगर जहाँ तक मेरी औकात है, जो मेरे से बनता है मैं करता हूँ। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि भाई मैं अगर 10 लोग मेरे पास आते हैं अभी उनकी जो रिक्वायरमेंट है मैं सारी पूरी कर दूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरी भी लाइफ है, मैं भी बाहर रहता हूँ, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूरोप आने का 2 तरीका। एक उन लोगों के लिए जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और एक उन लोगों के लिए जिनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आई मीन कि जिनके पास दे हैव नथिंग टू लूज़। अब जो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, जिनका बजट बहुत कम है, जिन्हें यूरोप आना है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत से डरने वालों की नौका पार नहीं होती।
तो बात यह है कि अगर आपको यूरोप आना है तो सबसे पहला तरीका ये उन सभी लोगों के लिए है जो इंडिया से, पाकिस्तान से या दुनिया में जहाँ से भी जिन्हें उर्दू और हिंदी समझ में आती है या जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये आप उन सभी लोगों के लिए है। सबसे आसान तरीका है आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। किसी एजेंट के पास आपको नहीं जाना है। बहुत से लोग मजाक करते हैं कि यार क्या मजाक कर रहे हो, 20,000 में यूरोप आ सकते हैं। तो भाई आपसे एम्बेसी जो है वो पैसे थोड़ी ले रही है। आप अगर किसी एजेंट के थ्रू आते हो, पैसा तो एजेंट ले रहा है, वो तो कमाएगा ही। जाहिर सी बात है, आज मैं भी बैठा हूँ, अगर आप मेरे थ्रू आओगे तो मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ। आप भी यूरोप आके कमाना चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कि यूरोप आकर के आप यहाँ पे इन गोरों की यहाँ पे समाज सेवा करोगे या इंडिया से पैसे ला करके इनको दोगे। आ रहे हो तो यहाँ से कुछ कमाओगे ही, इनके रिसोर्सेज यूज़ करोगे, इनके इक्वल आप पैसा कमाओगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी बेटर लाइफ चाहते हो, हर इंसान चाहता है, गलत भी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। एजेंट अगर आपसे 5 लाख मांगता है तो टूरिस्ट वीज़ा के बोलता है कि शॉर्ट वीज़ा लग जाएगा, तो एम्बेसी में उसका बाप नहीं बैठा है किसी भी एजेंट का कि वो आपको 100% यूरोप का वीज़ा दिलवा दे। कुछ एम्बेसी हैं इंडिया में, मैं उन कंट्रीज़ के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा गलत है, जो ब्राइब्स लेती हैं, लेकिन वो शेंगेन कंट्रीज़ नहीं हैं। ठीक है, शेंगेन में अभी क्रोएशिया भी शामिल हो गया है, जिसको इंडिया में आप लोग क्रोएशिया बोलते हो, वो भी जो है अभी शामिल हो गया है। तो अब 27 कंट्री वैसे हो चुकी हैं, पहले 26 थी। रोमानिया के भी शेंगेन में शामिल होने की बात थी, लेकिन नीदरलैंड ने क्लियर मना कर दिया कि हम रोमानिया को शेंगेन में शामिल करने के लिए एग्री नहीं है। और जब तक 26 की 26 कंट्री एग्री ना हो शेंगेन की, कोई भी नई कंट्री उनकी मेंबर नहीं बन सकती है। खैर, इस चीज़ को अलग करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करो। अगर एजेंट आपसे 5 लाख मांग रहा है शॉर्ट वीज़ा का और बोलता है कि आप सिर्फ 1 लाख दे दो, बाकी पेमेंट वीज़ा आने के बाद, तो भाई 1 लाख जो वो ले रहा है आपसे, वहीं पे उसने तो कमा लिया। अगर उसने 10 लोगों के वीज़ा अप्लाई किए, 1-1 लाख यानी 10 लाख रुपए उसके पास आ गए। 10 लोगों का उसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, 10 में से 2 का तो लगना ही लगना है वीज़ा। अब 2 का जैसे ही वीज़ा लगा, उसने 5-5 लाख उनसे ले लिए, बाकी 8 को वो बोलेगा कि ठीक है भाई आपका काम नहीं हुआ, ये लो आप अपना वो आपकी बाकी की जो पेमेंट है 1 लाख रुपए में से एम्बेसी की फ़ीस 20-30 हज़ार जो भी है, जो उसका 5-10 हज़ार चार्ज है, 30-35 हज़ार काट पीट करके उसमें भी वो 5-10 हज़ार मार्जिन रख के बाकी की पेमेंट रिटर्न कर देगा। आपकी नज़र में एजेंट भी अच्छा हो गया और जिन 2 लोगों का वीज़ा लगा है वो वाह भी करेंगे कि वाह भाई एजेंट ने हमारा वीज़ा लगवा दिया, तो वो 4 मुर्गे और पकड़ के लाएंगे। तो यही इंडिया में चलता है। कोई भी एजेंट आपको शॉर्ट शेंगेन वीज़ा या दुनिया का कोई भी वीज़ा नहीं दिलवा सकता है। अब मेरे काफ़ी रिलेटिव हैं जो US आने के लिए बहुत परेशान हैं, कुछ मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़िन्स हैं जिन्हें यूरोप की और US की बहुत जल्दी है। वो मुझसे, जब मैं उन्हें स्पष्ट मना कर देता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके बाद फिर वो किसी एजेंट को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि वो एजेंट 10 लाख में हमें 100% इटली भेज रहा है। ये उन लोगों के लिए है कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है, जो टीनेजर है, उन्हें सबको इटली का भूत बहुत ज़्यादा सवार है कि हमें इटली जाना है, जर्मनी जाना है, पोर्चुगल जाना है और एजेंट हमारा काम कर देगा। पढ़ाई लिखाई आप करते नहीं हो, 15-16 साल के बाद आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो, टिकटॉक के स्टार बन जाते हो, टिकटॉकर बन जाते हो। तो भाई ये सब चीज़ें जो है लाइफ में आपके काम नहीं आने वाली हैं। टिकटॉक आपके लिए कुछ नहीं करेगा। रील्स बनाओगे, अच्छी बात है यार, ठीक है, फ़न के लिए करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उस चीज़ से अगर आप सोचोगे कि उसे अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट दिखा करके आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ये। तो आपको अपनी स्टडी पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर यूरोप आने का भूत है आपके अंदर तो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीखो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो स्पेनिश हो या चाहे वो पोर्चुगीज़ हो। ये लैंग्वेज आपके लिए काम बहुत आएगी लाइफ में, क्योंकि अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मनी में भी रह सकते हो, आप ऑस्ट्रिया में भी रह सकते हो, आप स्विट्ज़रलैंड में भी रह सकते हो। और अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रांस में रह सकते हो, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी चलती है, उसके अलावा लक्समबर्ग में भी चलती है, बेल्जियम में भी कुछ लोगों को आती है। और उसके अलावा अगर आपको स्पेनिश आती है तब तो भाई आप आधी दुनिया के राजा हो। स्पेन में चलती है, पोर्चुगीज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके अलावा लैटिन अमेरिका में चलती है, साउथ अमेरिका में चलती है। तो स्पेनिश एक के वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। अगर इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आती है, भले ही फिर आपकी क्वालिफिकेशन कम है, तो आप यहाँ आ करके बाकी के जो लोग हैं जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती है, जो फॉरेनर हैं, आप उनसे हमेशा एक कदम आगे रहोगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप आते हो, छोटी से छोटी जॉब खोजने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट अगर आता है तो उसे आपको प्राइस बताना है, तो आप इंग्लिश में, या इंग्लिश तो खैर अगर आती तो इतनी मैं मगजमारी ही क्यों करता, तो अगर हिंदी बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, और इंग्लिश आती नहीं है तो यार प्रॉब्लम है ना ये। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना चाहिए। खैर बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया के मार्केट में अगर आप जाते हो और वहाँ पर जाके चाइनीज़ बोलोगे
तो वो लोग आपको चाइनीज़ में रिप्लाई, वो चाइनीज़ नहीं सीखेंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई हिंदी सीख तू। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है यूरोप में थोड़ा सा रेसिज्म भी है लैंग्वेज को लेकर के, कलर को लेकर के मैंने कभी रेसिज्म फील नहीं किया है, और कास्टिज़म भी नहीं है यहाँ पे इंडिया की तरह। तो रेसिज्म तो आई थिंक इंडिया में भी है आजकल, रिलीजन को लेकर के एक ही रिलीजन में, इन सब चीज़ों पे खैर मैं जाना नहीं चाहता हूँ वरना बहुत डिटेल वीडियो बन जाएगी। तो एक्चुअल में रेसिज्म दुनिया में हर जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में या अफ्रीका में भी रेसिज्म है। तो ऐसा नहीं है कि रेसिज्म हर जगह है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है, आप थोड़ा बहुत उनका कल्चर फॉलो करते हो, आई थिंक कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी मैं यूक्रेन में हूँ, तो यहाँ पे अगर आप रशियन बोलोगे अभी तो आपको लोग जूता मारेंगे, मतलब गाली तो पक्का देंगे वो आपको मन में। पहले वॉर से पहले ये लोगों का भी थोड़ा डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वॉर से पहले यहाँ के 80% जो लोग हैं वो रशियन बोलते थे, लेकिन जब से वॉर शुरू हुई है इन्होंने यूक्रेनियन बोलना शुरू कर दिया। हार्डली मैंने बड़ी मुश्किल से रशियन सीखी थी वॉर से पहले, अभी फिर थोड़ा थोड़ा यूक्रेनियन सीखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं छोटी से छोटी दुकान में भी जाता हूँ, कॉफ़ी भी खरीदनी होती है, ग्रोसरीज आइटम भी खरीदना होता है, तो मुझे जो है वहाँ पे यूक्रेनियन बोलना पड़ता है या फिर गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है। रशियन मैं अगर बोलता हूँ उन्हें तो समझ में आती है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है। वॉर की वजह से लोगों का जो नज़रिया है वो रशिया के प्रति काफ़ी बदल गया है। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। एजेंट अगर 5 लाख मांग रहा है और अगर आप 10 बार भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो एक बार तो लगेगा ही लगेगा। एक बार की फ़ीस एम्बेसी की 15 से 20 हज़ार होती है, 10 बार अप्लाई किया तो अभी 2 से सवा 2 लाख रुपए आपके लगे। और 10 बार नहीं अप्लाई करना है, आई थिंक कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ट्राई करना चाहिए, हो सकता है पहली बार ही लग जाए। तो एक बार एजेंट को पैसा देने से पहले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वो लोग ज़रूर देखें जिनका बजट बहुत कम है, जो अपने दम पे यूरोप आना चाहते हैं। और उसके बाद वीज़ा लग गया तो उसके बाद भाई फ़्लाइट का खर्चा है। बंदा यूरोप पहुंच गया, फ़्लाइट चाहे 20 हज़ार की मिले या 2 लाख की मिले, चाहे आप अपना पर्सनल जेट करके आओ, वो आपके ऊपर है भाई फिर। लेकिन जो एम्बेसी है वो तो आपसे अपनी वीज़ा फ़ीस ही ले रही है। उसके बाद आप उड़ करके आओ, आप तैर के आओ, आप पैदल चल के आओ, ये उनके लिए नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। उनका काम है ये वीज़ा देना। और वीज़ा मिलने के बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी लोगों को एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि रैंडमली अगर एयरपोर्ट पे पूछ लिया कि आप अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो कहाँ घूमने जाओगे, अगर आप बेल्जियम जा रहे हो, नीदरलैंड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब आपके दिमाग में तो एक ही कीड़ा है कि पुर्तगाल जाना है। अब आप पहुँचे हो स्विट्ज़रलैंड और बोल रहे हो एयरपोर्ट पे कि मुझे लिस्बन जाना है, मुझे पोर्तो जाना है, मुझे फारो जाना है, ये सब पोर्चुगल की सिटीज़ हैं। और उसने पूछ लिया कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ बताओ, किसी 2 सिटीज़ का नाम बताओ, कैपिटल क्या है यहाँ की, यहाँ पे करेंसी क्या चलती है। अब आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो समझ जाएंगे कि यार बंदा सस्पिशियस है, वो आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपकी एंट्री डिनाई हो जाएगी। तो वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% उस कंट्री में पहुँच गए हो। वीज़ा मिलने का मतलब ये है कि आप फ्लाइट में अपनी होम कंट्री से बोर्ड कर सकते हो। एंट्री देना नहीं देना फाइनल वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है हमेशा। तो ये चीज़ें आपको एजेंट नहीं बताएगा। एजेंट क्या आपको बताएंगे? जो एजेंट कभी अपने स्टेट से बाहर नहीं निकले, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ज़्यादातर जो एजेंट बैठे हैं, आई थिंक कि कभी वो अपने स्टेट से बाहर नहीं निकले और वो लोगों को सपने दिखाते हैं इंडिया में बैठे बैठे कि कनाडा की PR ले लो, 2.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में US चले जाओ। भाई कैसे पॉसिबल है ये चीज़? अगर कनाडा बंदा स्टडी करने जाता है तो वहाँ के बैंक अकाउंट में, या जर्मनी अगर बंदा जाता है तो वहाँ के बैंक अकाउंट में कम से कम इंडिया के 10 साढ़े 10 लाख रुपए उसे पहले ब्लॉक करना पड़ता है। वो उसी का पैसा है, हर महीने उसको मिलता है, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट ये चीज़ वो मेक श्योर कर सके कि आप आके यहाँ की गवर्नमेंट पे भार नहीं बनोगे। 1 साल का खर्चा आपके पास है, वो हर महीने आपको आपके खर्चे के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा रिलीज़ करती रहेगी, आपका फ़ंड रिलीज़ करती रहेगी। आपकी स्टडी कंप्लीट होने से पहले वो पैसा आपको पूरा मिल जाता है। तो ऐसे में 2.5 लाख रुपए में मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं कि स्टडी वीज़ा पे कनाडा चले जाओ। भाई क्या उनके पापा ने वहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल रखी है या गवर्नमेंट उन्होंने ख़रीद लिया है? तो ऐसी यार बहुत सी सस्पिशियस वीडियोस आपको मिलेंगी। और उसमें ज़्यादातर जो शिकार बनते हैं वो लोग बनते हैं जो रोज़ ये सर्च करते हैं कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, 1000 रुपये में करोड़पति कैसे बने, 3 घंटे में 10 घंटे की नींद पूरी कैसे करें। तो इस तरह के जो लोग हैं वो उन झांसों में आते हैं और फिर बाद में वो मेरे पास आते हैं। मेरे पास बहुत मैसेज हैं कि सर इस कंसल्टेंसी को आप जानते हो, इस एजेंट को आप जानते हो। तो भाई मैंने ये सब ठेका थोड़ी ले रखा है कि इन सब की डिटेल मेरे पास हो। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपको दूसरे तरीके से अगर यूरोप आना है, अब उसमें पैसा क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जाहिर सी बात है उसमें मेरी भी कमाई होगी, लेकिन क्यों? मेरी है यूक्रेन में अपनी कंपनी। अगर मैं अपनी कंपनी से किसी का वर्क परमिट इशू करता हूँ 1 साल के लिए, तो यहाँ की गवर्नमेंट को उस बंदे का, पहले ऐसा नहीं था वॉर से पहले, तो वो आपको भी पता है कि आप लोग यूक्रेन में रहोगे नहीं, और मुझे भी पता है कि आप यूक्रेन नहीं रहोगे। अभी
बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल है। ये इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है। ये एक लूप हॉल है सिर्फ। अभी जो भी बंदा यूक्रेन में है, अगर उसे अपनी होम कंट्री जाना है, यूक्रेन का एयर स्पेस अभी बंद है, तो उस बंदे को 100% यहाँ से पोलैंड या फिर किसी भी नेबर कंट्री में स्लोवाकिया या फिर उसके अलावा हंगरी, 3 कंट्री में उसको जाना पड़ेगा। वहाँ से वो अपनी होम कंट्री के लिए फ़्लाई कर सकता है। तो यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है। एयरपोर्ट पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से बंद है। जब से वॉर शुरू हुई है 1 साल हो चुका है वॉर को। तो ऐसे में इमिग्रेशन वाले जो हैं, आप जब यहाँ से यूक्रेन से शेंगेन को मूव होते हो, आपको शेंगेन वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप यूक्रेन में लीगल हो, आप शेंगेन में मूव हो सकते हो। बस आपसे वो ये पूछेंगे आप क्यों आ रहे हो, तो आप बोल दो कि मुझे अपनी होम कंट्री जाना है, बात ख़त्म। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसके बाद आज़ाद हो। और एक बार वो आपको बाकायदा हंगरी में 1 महीने का वीज़ा बना के देंगे। उसके बाद आपको करना ये है कि बंदा एक बार अगर यूरोप में एंट्री कर लेता है, उसको डायरेक्ट पोर्चुगल जाना है। चाहे पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है जो इलीगल बंदे को भी डॉक्यूमेंट देता है, आप तो लीगल हो। बंदा जैसे ही पोर्चुगल पहुंचता है, वहाँ पे पहुंचने के बाद उसको अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में, अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। वो वहाँ पे बहुत एजेंट हैं, आपको रोड पे घूमते हुए भी आपको मिल जाएंगे। एक चक्कर अगर आप वहाँ पे मार्टिमोनीज यानी कि लिस्बन के सेंटर में लगाओगे तो 50 आपको बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी एजेंट मिल जाएंगे। वो शायद आपसे 300-400 यूरो चार्ज करेंगे, जो बनता भी है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है। 150-200 यूरो का खर्चा है, लेकिन 100-200 वो भी कमा लेते हैं। 100-200 पुर्तगाल में बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। 50 रुपये के लिए तो वहाँ पर बंदे एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। तो 50 यूरो के लिए तो वहाँ पे आपको जाके पेपर लॉक कराना है। उसके बाद आप भूल जाइए कि आप यूक्रेन आए थे, आपका 1 महीने का वीज़ा है, आप लीगल हो इलीगल हो, पुर्तगाल की टेरिटरी में आप उसके बाद लीगल हो, आप उसी दिन से काम कर सकते हो। स्पेन में भी यही रूल है, लेकिन स्पेन में पेपर तो लॉक हो जाएंगे, लेकिन जब तक कार्ड नहीं मिलता है आप इलीगल की लिस्ट में आओगे, आपको इलीगल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन पुर्तगाल में जिस दिन पेपर लॉक, उसी दिन से लीगल हो। छाती ठोक करके आप सेंटर में घूम सकते हो, छाती ठोक के पुलिस वाले से जाके बात कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो वहाँ पे। वो आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उनकी कंट्री में लीगल हो, आपके डॉक्यूमेंट्स लॉक हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है। आप वहाँ पे काम करोगे, आप वहाँ पे टैक्स पे करोगे, टैक्स पे करोगे तो आपको आईडी मिलेगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है भाई पुर्तगाल का। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से ऐसी लोगों के माइंड में मतलब लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की है कि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। और वो लोग करते हैं जिन्हें ना तो इमिग्रेशन का घंटा नॉलेज है, ना उन्हें ट्रैवलिंग के बारे में कुछ पता है, ना कभी वो अपने पिंड से, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकले हैं। तो दुनिया जो है, सिर्फ मेढक को ये लगता है कि मैं कुएं में रहता हूँ, दुनिया उतनी ही बड़ी है। तो बस जब वो बाहर कभी निकलेगा तब उसे पता चलेगा कि एक्चुअल दुनिया क्या है, रियलिटी क्या है। तो भले ही मेरी बातें आपको शायद थोड़ी बुरी लगें, थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन फैक्ट है, ये आपको कोई भी बंदा नहीं बताएगा। तो अगर मैं आपका वर्क परमिट यूक्रेन का निकलवाता हूँ 1 साल के लिए, तो यहाँ की गवर्नमेंट को मुझे आपका 1 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा और स्टेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है वो पैसा मैं आप लोगों से लूँगा, मैं अपनी पॉकेट से क्यों लगाऊंगा। और उसके बाद मेरी कंपनी का वो रिकॉर्ड भी एक तरह से, वो आप लोग मेरे रिकॉर्ड में भी रहोगे कि ये बंदा मेरे कंपनी में आया है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर आप कुछ इलीगल काम यूक्रेन की टेरिटरी में करते हो तो वो पहले मुझे पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हेड मैं हूँ यहाँ पे। और अब इसके अलावा दूसरी चीज़ कि आपका वीज़ा मैं लगवाऊंगा यूक्रेन का, उसके अलावा आपकी फ़्लाइट टिकट मैं करवाऊंगा, आपकी मोल्डोवा की वीज़ा मैं करवाऊंगा, मोल्डोवा की टिकट मैं करवाऊंगा, मोल्डोवा से यूक्रेन की एंट्री मैं करवाऊंगा, और यूक्रेन से आपको जो है आगे यूरोप भी मैं भेजूँगा। मैं खुद अभी इस वक्त यूक्रेन में हूँ। तो ऐसे में इतना हेडेक, और फिर अगर मैं पैसा ना लूँ तो फ्री में तो भाई मैं कर नहीं सकता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से रिलेटिव्स हैं, और बहुत से आप लोग भी हो जो मुझे मैसेज करते हो कि सर आप पैसा बताओ कि कितना लेना है। तो मैंने कभी किसी को पैसे की बात नहीं किया है, पैसे को कभी मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। पहले मैं यही पूछता हूँ कि आप किस स्टेट से हो, क्वालिफिकेशन क्या है, इंग्लिश आती है। बंदे ने अगर बोल दिया इंग्लिश नहीं आती है तो बात ख़त्म। भले ही वो मुझे, अगर मैं 4 लाख ले रहा हूँ या मैं अगर 1 लाख ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर चाहे वो मुझे 1 करोड़ भी दे तो मैं उसका काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसका भी पैसा वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम जो है वो प्रीसियस है मेरे लिए, टाइम की बहुत कीमत है। तो ऐसे में अब आपको अपना माइंड सेट करना है, डिसाइड करना है। अगर आपको यूक्रेन आना है, यूक्रेन आने के बाद अगर यूरोप जाना है, बहुत इजी प्रोसेस है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं इस वक्त खुद यहाँ पे हूँ। आपको अगर मैं आपका प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर पेमेंट आने के बाद ले लेना। मैं बिल्कुल आने के बाद पेमेंट नहीं लूँगा। मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट कैसे लेता हूँ। आपको 60,000 एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि
आप जब 60,000 दोगे तो मैं आपका वर्क परमिट अप्लाई करवाऊंगा अपने लॉयर से। आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट होगा पहले इंग्लिश लैंग्वेज से यूक्रेनियन लैंग्वेज में, अटेस्टेड होगा, फिर वो यहाँ की गवर्नमेंट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएगा। फिर वहाँ से मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपके लिए कि इस बंदे को मैं अपनी कंपनी में इस पोस्ट पे बुला रहा हूँ, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं ड्राइवर का वर्क परमिट दे रहा हूँ। अगर वो एजुकेटेड है तो उसको मैं प्रोग्रामर की तरह बुला रहा हूँ, IT स्पेशलिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे उसकी स्किल के अकॉर्डिंग मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर मैं आपका बिना पैसा लिए काम कर दूं और आप ना आओ तो भाई मेरे तो लग गए। और बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं आपको ज़बान दे रहा हूं, तो भाई ज़बान नहीं, मैं आपको अपना पूरा मुंह दे रहा हूं, ठीक है। तो ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है भाई आज के टाइम में, काम पैसों से होता है। ये यूरोप है, यहाँ पे एक एक सेंट की, एक एक यूरो की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मेरा लॉयर अगर 603 रुपये होते हैं, 603 यूरो, तो वो मुझसे ना तो 604 लेता है, ना 605 लेता है, ना 600 लेता है, वो एग्जैक्ट 603 लेता है। यहाँ पे लोग चवन्नी भी नहीं छोड़ते हैं, और वही चीज़ होनी भी चाहिए। ना आप अपना पैसा छोड़ो, ना दूसरे का मारो। तो अगर काम शुरू करवाते हो तो 60,000 आपको एडवांस देना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको जो है जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा उसके बाद आपको 1 लाख देना पड़ेगा। 1,60,000 ये हो गए, मैं वीडियो में आपको क्लियर बता देता हूँ। और उसके बाद जब आपका 1,60,000 दे दिया, जब आपका वीज़ा जिस दिन अप्लाई होगा दिल्ली में VFS में, मेरा फ्रेंड है वो आपके साथ जाएगा, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, जो आपका वीज़ा लगवाएगा। वहाँ पे आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है आपको वो पे करनी है, चाहे वो 10,000 हो या 15,000, वो आप एम्बेसी में अपने हाथों से पे करोगे, रिसिप्ट भी आपको मिलेगी। वो जो भी हो गया। अब जब आपका जिस दिन वीज़ा आएगा, पासपोर्ट हमारी ऑफिस में आएगा, और उसके बाद आपको जो है बाकी की पेमेंट करनी है, और उसके बाद हम आपकी फ़्लाइट टिकट और मोल्डोवा का वीज़ा करवाएंगे। आफ्टर दैट जब आप यूक्रेन की टेरिटरी में पहुंच जाओगे तब आपको लास्ट के 50,000 देने, वो 50,000 आप यहाँ पे आने के बाद दे सकते हो। तो टोटल खर्चा आपका लगभग 3,75,000 पड़ेगा, मैंने बता दिया है। अब अपनी फैमिली में आप डिसाइड कर लेना, मॉम से, डैड से, ब्रदर से, कजिन से, मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, जिनसे भी आपको पूछना है पूछ लेना। और प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना किया करें कि भाई हम अपनी ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, हम अपना घर गिरवी रख रहे हैं यूरोप आने के लिए। तो ऐसे मैसेज मुझे मत करो आप, उससे बेटर है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो, उस पर आप ट्राई करो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यार क्या पता 15-20 हज़ार रुपये में आपका वीज़ा लग जाए, 30-40 हज़ार में फ़्लाइट हो जाए, 60,000 में आप यहाँ पहुँच जाओगे। आने के बाद 300-400 यूरो यहाँ खर्चा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं अगर आपको यूरोप और यूक्रेन बुला भी लेता हूँ तो काम आपको अपने आप खोजना पड़ेगा, काम मैं नहीं प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि इतने कम बजट में मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरी दुनिया में कोई यूरोप भेज सकता है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को बुला रहा हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, डेडिकेशन है। तो अगर आप रेडी हो तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप अच्छे एजुकेटेड हो, और अगर आप दुबई में, कतर में, सऊदी में, या बहरीन में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जहाँ भी बैठे हो, अगर आपको यूरोप आना है तो आपके और कम पैसे लगेंगे, क्योंकि इंडिया में जो एम्बेसी फ़ीस है यूक्रेन वीज़ा की वो बहुत ज़्यादा है, और बाकी कंट्रीज़ में जो नॉर्मल फ़ीस है, स्टैंडर्ड फ़ीस में आपका काम हो जाता है। तो ठीक है, जो भी मिडिल ईस्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं सऊदी अरब से, कतर से, दुबई से, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑफ़र है। अगर आना चाहते हो आप आ सकते हो, लेकिन काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप डिसाइड कर लेना कि अगर वहाँ पे आप लोग खुश हो, अगर 40-50 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे हो, मैं उन लोगों को कभी नहीं बोलूँगा कि आप यूरोप आओ। यूरोप आने का मतलब है कि आपके 2 महीने गए, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सेटल होने में, काम खोजने में 1 से 2 महीने आपको आराम से लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपकी पॉकेट में 2 से 3 लाख रुपए अगर हैं, इतना लगेगा नहीं, लेकिन आपकी पॉकेट में अगर इतने हैं तभी आना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर कोई सवाल हो आपके, तो अगर कोई ज़रूरी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझे ना फॉलोवर्स का कोई शौक़ है, ना लाइक्स का और ना सब्सक्राइबर्स का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।